हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टीएसएफ साइंस क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का जो चैप्टर 13 है इवोल्यूशन यानी कि जैव विकास। इसमें हम लोगों ने देख लिया था इवोल्यूशन क्या होता है, कैसे होता है, और इसका एक एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देखा था। तो एक बार जल्दी से उसको रिविज़न कर लेते हैं, फिर आते हैं आज के अपने टॉपिक पे। तो हमने देखा था इवोल्यूशन क्या होता है, सिंपल से कम्प्लेक्स होना, ये क्या कहलाता है, इवोल्यूशन कहलाता है, जैव विकास कहलाता है। मतलब कि पहले के जो ऑर्गेनिज्म होते थे, जीव होते थे, उनकी जो संरचना होती थी बहुत ही सिंपल होती थी। ना ही उनमें हार्ट होता था, ना ही ब्रेन होता था, ना ही किडनी होता था। सिंपल सबसे पहले एक छोटा सा प्लांट आया, मॉस जमा, काई जमा, फिर साइनोबैक्टीरिया आए, फिर धीरे धीरे उनमें इवोल्यूशन हुआ तो उससे कुछ बड़ा प्लांट आया, फिर समुद्री जीव आए, कीड़े मकोड़े आए छोटे छोटे, फिर उसमें कुछ इवोल्यूशन हुआ तो उससे रेंग के चलने वाले आए, फिर आगे के एक पैर उठा के चलने वाले आए जैसे डायनासोर आए, फिर बंदर कैटेगरी आई, फिर बंदर से हम मनुष्य आए। ठीक, फिर हमने देखा था कि इवोल्यूशन होता कैसे है। तो मैंने आपको बताया था, अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, लैंगिक जनन की, तो इसमें क्या होता है, कैसे वेरिएशन आती है। तो सबको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो इसमें जो पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे उसमें कुछ वेरिएशन आती है। ठीक है, कुछ डिफरेंसेस आते हैं, कुछ बदलाव आते हैं। इसी बदलाव को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। तो यही वेरिएशन अल्टीमेटली लीड कर जाती है किसमें, टाइम के साथ यही लीड कर जाएगी किसमें, इवोल्यूशन में, यानी कि जैव विकास में। फिर बात किया था हम लोग ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो उसमें भी क्या होता है, इसमें वेरिएशन बहुत कम आती है, लेकिन कभी कभी डीएनए कॉपिंग में कुछ एरर्स आ जाते हैं जिसके कारण इसमें वेरिएशन जनरेट हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। और यही वेरिएशन टाइम के साथ लीड करती है किसमें, अल्टीमेटली लीड करेगी किसमें, इवोल्यूशन में, यानी कि जैव विकास में। और इसको एग्जाम्पल भी हम लोग ने देखा था, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग डायग्राम में। हमने इसमें 3 केस देखे थे बीटल्स के, कि 12 रेड बीटल्स हैं जो कि क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण क्या होती है, वेरिएशन जनरेट होती है। और इस वेरिएशन के कारण क्या होती है, एक रेड कलर के बीटल्स में ग्रीन कलर के बीटल्स भी क्या हो जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं। और इन बीटल्स को कौवे भी खाते हैं। ठीक है, इन बीटल्स को क्या करते हैं, कौवे भी खाते हैं। और यहाँ पे ग्रीन कलर का बुसल्स है और ग्रीन कलर की बीटल्स हैं, और रेड कलर का बीटल्स है। तो ग्रीन कलर के बीटल्स क्या करेंगे, इस ग्रीन कलर के झाड़ी में छिप जाएंगे, और कौवे क्या करेंगे, रेड बीटल्स को आसानी से देख लेंगे, जिसके कारण ये क्या करेंगे, रेड बीटल्स को खाने लगेंगे। तो यहाँ पे रेड बीटल की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ग्रीन कलर के बीटल्स की संख्या अधिक हो जाती है। तो इस तरह की इवोल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि जो नेचर के लिए बेटर होते हैं, अच्छे होते हैं, योग्य होते हैं, नेचर उसको क्या करती है, सेलेक्ट करती है, और जो अच्छे नहीं होते वो संख्या में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिर सेकंड केस में हम लोग ने देखा था कि इसमें भी क्या होते हैं, 12 रेड बीटल्स हैं, ये भी क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण वेरिएशन जनरेट होती है। और यहाँ पे ग्रीन कलर की जगह ब्लू कलर के बीटल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो यहाँ पे ना ही रेड कलर के बीटल्स और ना ही ब्लू कलर के बीटल्स ये झाड़ी में छिप पाएंगे। तो यहाँ पे दोनों के लिए सर्वाइवल एडवांटेज नहीं है, ना ही ये ब्लू कलर के बीटल्स और ना ही ये रेड कलर के बीटल्स इस झाड़ी में छुप पाएंगे। तो यहाँ पे एक हाथी, सपोज यहाँ पे एक हाथी भी आ जाता है, और ये क्या करता है, गलती से इसका पैर जो है इस ग्रीन बुशेस में, झाड़ी में पड़ जाता है। तो जब हाथी का पैर झाड़ी में पड़ेगा तो मोस्टली रेड कलर के जो बीटल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, और ब्लू कलर के बीटल्स बच जाएंगे, जिसके कारण ब्लू बीटल्स की संख्या क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि इस तरह के इवोल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो हमने देखा था इवोल्यूशन किन 2 वजह से होता है, एक नेचुरल सिलेक्शन, एक जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट यानी कि सडन एक्सीडेंट की वजह से इवोल्यूशन आ रहा है, और नेचुरल सिलेक्शन यानी कि सर्वाइवल एडवांटेज की वजह से इसमें इवोल्यूशन आता है। फिर थर्ड केस में हमने क्या देखा था कि प्लांट्स में कुछ रोग लग जाते हैं, पादप रोग लग जाते हैं, जिसके कारण बीटल्स को अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाती, और ये क्या हो जाते हैं, ग्रो नहीं कर पाते। लेकिन जब पादप रोग खत्म हो जाता है तो फिर ये क्या कर जाते हैं, अच्छे से न्यूट्रिशन मिलता है और ग्रो कर जाते हैं। तो इस तरह से हमने ये बीटल्स के तीनों केसेस यहाँ पे देख लिए। इसके बाद से हम लोग ने देखा था समजात अंग, समवृद्धि अंग और अवशेषी अंग क्या होते हैं। तो समजात अंग जिसकी संरचना और उत्पत्ति क्या हो, समान हो, लेकिन कार्य क्या हो, भिन्न भिन्न हो। समवृद्धि अंग जिसकी संरचना और उत्पत्ति अलग अलग हो, लेकिन कार्य क्या हो, समान हो। अवशेषी अंग यानी कि मनुष्य के शरीर में कह सकते हैं कोई महत्व नहीं होता, कोई कार्य नहीं होता। जैसे कि समजात अंग में, होमोलोगस ऑर्गन में हमने एग्जाम्पल क्या देखा था, मनुष्य के जो हाथ होते हैं वस्तुओं को पकड़ने के लिए होते हैं, सीप की जो अगली टांगें होती हैं वो तैरने के लिए होती हैं,
कीट और चमगादड़ के जो पंख होते हैं उड़ने के लिए होते हैं। तो इनके जो क्या होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इनके क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होते हैं, समान होते हैं। संरचना उत्पत्ति क्या होती है, समान होती है, लेकिन कार्य क्या है यहाँ पे भिन्न भिन्न है। वैसे ही सेकंड में हमने देखा था समवृत्ति अंग में, जिसकी संरचना और उत्पत्ति क्या हो, अलग अलग हो। तो यहाँ पे देख सकते हो चमगादड़ और कीट, इसकी संरचना उत्पत्ति क्या दिख रही है, मार्फोलॉजी क्या दिख रही है, अलग अलग दिख रही है, लेकिन इसके कार्य क्या होते हैं, समान होते हैं, उड़ने के लिए होते हैं इनकी पंख। फिर थर्ड देखा था अवशेषी अंग, जैसे कि मनुष्य के शरीर में ऐसे बहुत सारे अंग होते हैं, 100 से अधिक ऐसे अंग पाए जाते हैं जिनका उनके शरीर में कोई महत्व नहीं होता। इसमें हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था मनुष्य के कड़पल्लों की जो पेशियां होती हैं अवशेषी अंग में आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने इतनी सारी चीज़ें देख ली थी। फिर वेरिएशन की अगर बात करते हैं, वेरिएशन का मतलब कि आने वाली चीज़, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आने वाली जनरेशन में नहीं जुड़ी है, या कह सकते हैं कि पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे उसमें कुछ डिफरेंसेस आते हैं, कुछ बदलाव आते हैं, और इसी बदलाव को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। तो इतना हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो है देख लिया था। अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए जल्दी से उसे देखिए। आज हम लोग बात करेंगे इवोल्यूशन की। तो इवोल्यूशन में हम लोग को जनरली 2 लोगों के बारे में यहाँ पे पढ़ना है, डार्विन के बारे में और लेमार्क के बारे में। यहाँ पे इवोल्यूशन में हम लोग को 2 लोगों के बारे में पढ़ना है, लेमार्क के बारे में और डार्विन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लेमार्क की। किसकी बात करेंगे, लेमार्क की। अगर हम लोग लेमार्क की बात करें तो इनका पूरा क्या नाम था, पूरा नाम था जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। अगर हम बात करें लेमार्क की तो इनका पूरा क्या नाम था, जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। इन्होंने 1809 में अपने सिद्धांत और निष्कर्ष को फिलोसफिक जूलॉजिका नामक पुस्तक में पब्लिश करवाया। फिलोसफिक जूलॉजिका नामक पुस्तक में पब्लिश कराया। क्या पब्लिश कराया, अपने सिद्धांत और निष्कर्ष को। इन्होंने क्या किया था, इनका पूरा नाम क्या था, जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। 1809 में इन्होंने अपने सिद्धांत और निष्कर्ष को फिलोसफिक जूलॉजिका नामक पुस्तक में पब्लिश कराया था, प्रकाशित कराया था। और इनके इस सिद्धांत को हम लोग लेमार्कवाद के नाम से, इनका जो सिद्धांत था वो किस नाम से प्रचलित हुआ, लेमार्कवाद के नाम से प्रचलित हुआ। किस नाम से प्रचलित हुआ, लेमार्कवाद के नाम से प्रचलित हुआ। ठीक है, अगर लेमार्क का पूरा नाम क्या था, जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। क्या था, जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। 1809 में इन्होंने क्या किया था, फिलोसफिक जूलॉजिका नामक बुक पे अपने सिद्धांत और निष्कर्ष को इन्होंने पब्लिश कराया था, प्रकाशित कराया था। और इनके सिद्धांत जो थे वो लेमार्कवाद नाम से प्रचलित हुए। किस नाम से प्रचलित हुए, लेमार्कवाद के नाम से प्रचलित हुए। इसे हम लोग क्या कहते हैं, लेमार्किज्म कहते हैं। लेमार्किज्म कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, लेमार्किज्म कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेमार्क ने कौन सी बुक लिखी थी, फिलोसफिक जूलॉजिका। कौन सी बुक लिखी थी, फिलोसफिक जूलॉजिका। लेमार्क की बुक का क्या नाम था, फिलोसफिक जूलॉजिका। अगर हम बात करें लेमार्क की तो इन्होंने कौन सा बुक लिखा था, फिलोसफिक जूलॉजिका। कौन सा बुक लिखा था भाई, फिलोसफिक जूलॉजिका बुक लिखा था। और इन्होंने बताया कि जितने भी जीव जंतु होते हैं इस अर्थ पे, इस प्लैनेट पे, इस पृथ्वी पे, जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, वो उन पे क्या होता है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है। किसका इफेक्ट पड़ता है, इस इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ता है। जितने भी जीव जंतु होते हैं उन पे क्या होता है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है। लेमार्क ने क्या बोला
किस अर्थ पे, इस प्लेनेट में, इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं उन पे क्या होता है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है। और ये जो जीव हैं वो वातावरण के अनुकूल खुद को क्या करते हैं, ढालते हैं। उसके अनुसार आप खुद को क्या करेंगे, फेवरेबल बनाएंगे, उसके अनुसार खुद को क्या करेंगे, अनुकूल बनाएंगे। और इस अनुकूलन के चक्कर में उनमें कुछ अंग जो हैं आने लगते हैं। ठीक है, उस अनुकूलन के चक्कर में उनमें कुछ अंग जो हैं विकसित हो जाते हैं। लेमार्क का बुक का क्या नाम था, फिलोसफिक जूलॉजी का। उन्होंने बताया कि जितने भी जीव जंतु होते हैं उस पर क्या होता है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है। खुद को ये क्या करते हैं, वातावरण के अनुसार ढालते हैं। और उसमें क्या होते हैं, उनके बॉडी में कुछ स्ट्रक्चर जो है, डिजाइन जो है बनने लगती हैं। लेमार्क ने क्या बोला, जितने भी जीव होते हैं उनमें क्या होता है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है। और ये क्या करेंगे, खुद को उस वातावरण के अनुकूल बनाएंगे। क्या करेंगे, खुद को उसके वातावरण के अनुकूल बनाएंगे। और इस अनुकूलन के चक्कर में उनमें कुछ अंग जो हैं आने लगते हैं। जैसे अफ्रीका में क्या थे, बकरी के आकार के जिराफ रहते थे। कैसे जिराफ रहते थे, बकरी के आकार के, यानी कि छोटे गर्दन वाले जिराफ रहते थे। करोड़ों साल पहले अफ्रीका में छोटे गर्दन वाले जिराफ थे। कैसे जिराफ थे, छोटे गर्दन वाले। करोड़ों साल पहले अफ्रीका में क्या थे, छोटे गर्दन वाले जिराफ रहते थे, यानी कि बकरी के समान जो है जिराफ थे। तो जहाँ अफ्रीका का जो एरिया था, जहाँ पे ये जिराफ रहते थे, जो क्षेत्र था, वो क्या हुआ, जलवायु में परिवर्तित हो गया। ठीक है, किसमें परिवर्तित हो गया, जलवायु में परिवर्तित हो गया। जिसके कारण वहाँ जो नीचे जो पेड़ पौधे थे, यानी कि पौधे थे, घास थे, वो क्या होने लगे थे, जो नीचे पौधे थे, छोटे छोटे पौधे थे, घास फूस थे, वो क्या होने लगे थे, इस जलवायु के कारण सूखने लगे थे। और ऊपर वाले पौधे क्या हो गए थे, प्लांट जो है बच गए थे। तो यहाँ पे जो जिराफ है उनको क्या चाहिए भाई, जिंदा रहना है। जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, उनको खाना चाहिए। ठीक है, तो क्या करते थे, अपने गर्दन को क्या करने लगे थे, स्ट्रेच करने लगे थे। उस पत्तियों को, उस पेड़ की टहनियों को खाने के लिए जिराफ क्या करते थे, अपनी टांगों का और अपने गर्दन को क्या करने लगे थे, बहुत ज़्यादा ऊंचा करने लगे थे, स्ट्रेच करने लगे थे। जिसके कारण जो जिराफ है उसकी गर्दन क्या हो गई थी, उपार्जित अंग ले लिया था। उसकी गर्दन ने कैसा अंग ले लिया था, उपार्जित अंग ले लिया था, यानी कि एक्वायर्ड ऑर्गन। कैसा अंग ले लिया, एक्वायर्ड ऑर्गन। जो जिराफ की गर्दन थी वो कैसी हो गई थी, थोड़ी सी ऊंची चली गई थी, उपार्जित अंग ले लिए थे। यानी कि ऐसे अंग जो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं होते, पीढ़ी दर पीढ़ी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन नहीं होते, बल्कि मजबूरी पर क्या कर लिया जाता है, उपार्जित कर लिया गया हो। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं जाते, बल्कि मजबूरी बस क्या हो, उपार्जित कर लिया गया हो। तो फिर जब जिराफ की अगली जनरेशन आई, अगली पीढ़ी आई, उसमें गर्दन जो है थोड़ी सी ऊंची चली गई थी। ठीक है, थोड़ी सी ऊंची चली गई थी, जो कोई देखने से हमें पता नहीं चलता था, देखने से हमें प्रतीत नहीं होता था। लेकिन 1-2 हज़ार साल बाद जिराफ की गर्दन कैसी हो गई थी, आगे चली गई थी। उसकी गर्दन में क्या हो गई थी, वृद्धि हो गई थी। तो यहाँ पे लेमार्क ने कौन सा सिद्धांत दिया, उपार्जित अंग का सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया, उपार्जित अंग का सिद्धांत दिया। लेमार्क ने कौन सा सिद्धांत दिया, उपार्जित अंग का सिद्धांत दिया, एक्वायर्ड ऑर्गन का सिद्धांत दिया। लेमार्क ने कौन सा सिद्धांत दिया भाई, उपार्जित अंग का सिद्धांत दिया, एक्वायर्ड ऑर्गन का सिद्धांत दिया। इसमें भी उन्होंने बोला कि जिस अंग का प्रयोग हम ज़्यादा करते हैं, जिस ऑर्गन का प्रयोग यूज हम ज़्यादा करते हैं, वो अगली पीढ़ी में ज़्यादा विकसित होती है। ठीक है, जिस अंग का प्रयोग हम ज़्यादा करेंगे वो अगली पीढ़ी में ज़्यादा विकसित होती है।
लेमार्क ने कौन सा सिद्धांत दिया? उपार्जित अंक का सिद्धांत दिया। और उन्होंने बोला कि हम जिस अंग का प्रयोग, जिस ऑर्गन का प्रयोग ज़्यादा करते हैं वो अगली पीढ़ी में ज़्यादा विकसित होता है, और जिस अंग का प्रयोग हम कम करते हैं, जिस अंग का प्रयोग हम कम करते हैं वो अगली पीढ़ी में धीरे धीरे क्या होती जाती है? लुप्त होते जाती है, खत्म होते जाती है। क्या होती जाती है? खत्म होती जाती है। लेमार्क ने क्या कहा? जिस अंग का प्रयोग हम ज़्यादा करते हैं वो अगली पीढ़ी में ज़्यादा विकसित होती है, और जिस अंग का प्रयोग हम कम करते हैं वो धीरे धीरे क्या होती जाती है? लुप्त होते जाती है, खत्म होते जाती है। तो इन्होंने जो कहा कि जिस अंग का प्रयोग हम ज़्यादा करते हैं, उसमें इन्होंने क्या किया? जिराफ का एग्जाम्पल बताया। ठीक है, जिराफ क्या करते थे? अपने गर्दन का जो जिराफ होते थे, जब तो अफ्रीका में जो जिराफ रहते थे उनकी गर्दन पहले कैसी होती थी? छोटी छोटी होती थी, लेकिन वहाँ का जो क्षेत्र था, एरिया था, जलवायु में परिवर्तित होने के कारण नीचे की जो घास थी, पेड़ पौधे थे छोटे छोटे, वो क्या हो गए थे? सूखने लगे थे, और ऊंचे वाले पौधे, पेड़ क्या हो गए थे? बच गए थे, जिसके कारण उनको अपने गर्दन को क्या करना पड़ता था? स्ट्रेच करना पड़ता था, जिसके कारण उनकी गर्दन क्या हो गई थी? गर्दन में वृद्धि हो गई थी। ठीक है, उनकी गर्दन क्या हो गई थी? आगे चली गई थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा? जिस अंग का प्रयोग हम ज़्यादा करते हैं वो ज़्यादा विकसित होती है। जिराफ ने क्या किया? अपने गर्दन का प्रयोग क्या किया? ज़्यादा किया, तो उसकी जो अगली पीढ़ी है उसमें गर्दन क्या हो गई थी? आगे चली गई थी। और कहा जिस अंग का प्रयोग हम कम करते हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। जैसे पहले के जो मनुष्य थे उनको क्या था? खाना बनाने का कोई आइडिया नहीं था। ठीक है, वो कच्चा मांस खा लेते थे या घास खा लेते थे, जो पेड़ की पत्तियां हल्की मीठी होती थी उसको खा लेते थे। लेकिन जब मनुष्य में धीरे धीरे क्या हुआ? इवोल्यूशन हुआ, जैव विकास हुआ, तो ये क्या करे? घास फूस को खाना क्या कर दिया इन्होंने? बंद कर दिया। तो इनमें जो घास फूस को पचाने वाले अंग होते हैं वो धीरे धीरे क्या होने लगे? खत्म होने लगे। घास फूस को पचाने वाले जो अंग अपेंडिक्स होते हैं वो धीरे धीरे क्या होने लगे? कम होने लगे। ठीक है, वैसे ही कम अंक पे इन्होंने कौन सा, जिस अंक का प्रयोग हम कम करते हैं वो क्या होती जाती है? खत्म होती जाती है। इस पे इन्होंने क्या किया? सांप का एग्जाम्पल दिया। किसका एग्जाम्पल दिया? सांप का। इन्होंने कहा कि पहले की जो सांप होती थी उनमें क्या होते थे? पैर होते थे। पहले की जो सांप होते थे उनमें क्या होते थे? पैर होते थे। लेकिन पैरों की वजह से इन सांप को क्या होता था? बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता था। जैसे सांप क्या करते थे? कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, तो कीड़े मकोड़ों को खाने के लिए कीड़े मकोड़े क्या होते थे? झाड़ी में घुस जाते थे। तो झाड़ी में जब कीड़े मकोड़े घुस जाते थे तो सांप को झाड़ी में जाने में पैरों की वजह से क्या होती थी? बहुत ही दिक्कत होती थी। जब सांप झाड़ी में जाते थे तो उनके पैर क्या होते हैं? झाड़ी में ही फंस जाते थे, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया? पैर का यूज़ करना बिल्कुल बंद कर दिया। दोनों पैरों को मोड़ के और रेंग के चलना स्टार्ट कर दिया। 1-2 हज़ार साल तक उन्होंने अपने पैरों का यूज़ क्या किया? बिल्कुल नहीं किया, जिसके कारण उनके पैर क्या हो गई? अब खत्म हो गई। जिसके कारण उनके पैर क्या हो गई? खत्म हो गई। ठीक है, इस तरह से उन्होंने क्या बताया? जिस अंग का प्रयोग हम कम करते हैं वो धीरे धीरे क्या होती जाती है? खत्म हो जाती है। सांप का एग्जाम्पल बताया। जिस अंग का प्रयोग हम ज़्यादा करते हैं वो अगली पीढ़ी में ज़्यादा विकसित होती है। जिराफ का एग्जाम्पल बताया। ठीक है, तो इतना आप लोग को यहाँ पे समझ में आया होगा। ठीक, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में भी आप लोग देख सकते हैं कि जिराफ है, पहले के जो जिराफ होते थे कैसे होते थे? बहुत ही छोटे छोटे, मतलब उनकी गर्दन क्या होती थी? छोटे छोटे होती थी, बकरी के समान होते थे। लेकिन वहाँ का जो एरिया था, क्षेत्र था अफ्रीका का, वो जलवायु में परिवर्तित होने के कारण वहाँ के घास फूस खत्म हो गए थे और ऊपर वाले ऊंचे ऊंचे पेड़ जो हैं बच गए थे। तो जिराफ क्या करते थे? अपने गर्दन को स्ट्रेच करके क्या करते थे? उन पत्तियों को खाते थे, जिसके कारण जिराफ की गर्दन क्या हो गई थी? लंबी हो गई थी। उनकी गर्दन में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो उनकी जो 1-2 हज़ार साल बाद जो पीढ़ियाँ आई उनमें गर्दन कैसी हो गई थी? लंबी लंबी हो गई थी, उनकी गर्दन में वृद्धि हो गई थी। फिर यहाँ पे सांप का भी देख सकते हो। यहाँ पे सांप के क्या होते थे? पहले पैर होते थे, लेकिन कीड़े मकोड़ों को खाने में इनको बहुत दिक्कत होती थी। कीड़े मकोड़े क्या होते थे? झाड़ी में घुस जाते थे, और ये जब झाड़ी में जाते थे तो पैरों की वजह से इनके पैर क्या होते थे? झाड़ी में ही फंस जाते थे। तो इन्होंने क्या किया? अपने पैर का यूज़ क्या किया? एकदम से बंद कर दिया, जिसकी वजह से उनके पैर क्या हो गए? धीरे धीरे खत्म हो गई। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया? जिस अंग का प्रयोग हम ज़्यादा करते हैं ज़्यादा विकसित होती है। तो इस पे कई बार सारे वैज्ञानिक आए, इन्होंने क्या किया?
इनके इस सिद्धांत को क्या किया, गलत साबित किया। बहुत सारे वैज्ञानिक आए, उन्होंने क्या किया, इनके इस सिद्धांत को गलत साबित किया। जैसे इन्होंने कहा था जिस अंक का प्रयोग हम ज़्यादा करते हैं वो अगली पीढ़ी में क्या होती है, ज़्यादा विकसित होती है। तो कहा साइंटिस्ट ने कि आप कह रहे हैं कि जिस अंक का प्रयोग हम ज़्यादा करते हैं वो अगली पीढ़ी में क्या होती है, ज़्यादा विकसित होती है। लेकिन जो पहलवान होता है वो अपने बाजुओं का प्रयोग बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन फिर भी जो पहलवान का संतान होता है वो पहलवान नहीं होता, या जो डॉक्टर का संतान होता है वो डॉक्टर नहीं होता, या जो महिलाएं होती हैं वो क्या करती हैं, सदियों से परंपरा चली आ रही है कि वो अपने कान नाक में क्या करवाती हैं, छेद करवाती हैं, लेकिन उनकी जो संतान होती हैं उनके कान नाक में छेद नहीं होता। या जो मनुष्य होते हैं, जो आदमी होते हैं, प्रतिदिन अपना दाढ़ी बनाते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी ये दाढ़ी क्या होती है, लुप्त नहीं होती। तो इस तरह से लेमार्क के सिद्धांत को क्या किया गया, पूरी तरह से गलत साबित कर दिया गया। लेमार्क के सिद्धांत को क्या किया गया, पूरी तरह से गलत साबित कर दिया गया। इसमें से सबसे फेमस वैज्ञानिक थे वीज़मैन। कौन था, वीज़मैन। इन्होंने क्या किया, एक चूहे पे प्रयोग किया। किस पे प्रयोग किया, चूहे पे। इन्होंने क्या किया, एक चूहा लिया, ठीक है, एक चूहा लिया और उसके पूंछ को क्या किया, काट दिया। उसके पूंछ को क्या किया, काट दिया। फिर इस चूहे से जो उसकी अगली जनरेशन आई, इस चूहे से जो उसकी अगली जनरेशन आई, अगली पीढ़ी आई, उसमें भी इन्होंने क्या किया, उसके पूंछ को काट दिया। थोड़ा सा बड़ा हुआ पूंछ क्या करते थे, काट देते थे। फिर इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन आई उसके भी पूंछ को इन्होंने क्या किया, काट दिए। पूंछ को बढ़ने ही नहीं देते, थोड़ा सा बड़ा होता उसको क्या करते, काट देते थे। ऐसे ही इन्होंने 21 पीढ़ियों तक, कितने पीढ़ियों तक, 21 पीढ़ियों तक चूहे की पूंछ को बढ़ने ही नहीं दिया। थोड़ा सा बड़ा होता उसको क्या करते, काट देते थे। फिर इन्होंने क्या किया, 22वीं जो पीढ़ी आई, चूहे की 22वीं जो पीढ़ी आई उसको बड़ा किया। अब बड़ा करने के बाद देखा कि चूहे का जो पूंछ है बिल्कुल जो है गायब नहीं हुआ, ठीक है, चूहे का जो पूंछ है वो गायब नहीं हुआ। तो इन्होंने लेमार्क से कहा, भाई आप तो कह रहे हैं जिस अंक का प्रयोग हम कम करते हैं वो क्या होते जाता है, ख़त्म होते जाता है, लेकिन यहाँ पे तो चूहे ने क्या किया, अपने 21 पीढ़ियों तक तो पूंछ देखा ही नहीं, पूंछ का यूज किया ही नहीं, लेकिन फिर भी इनकी पूंछ क्या हो रही है, गायब नहीं हो रही। तो इस तरह से क्या किया गया है भाई, लेमार्क के सिद्धांत को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया गया। फिर बाद में आते हैं कौन, डार्विन। लेमार्क में मैंने आप लोगों को क्या बताया, लेमार्क का पूरा नाम क्या था, जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क था। इन्होंने 1809 में अपने सिद्धांत को फिलोसफिक जूलॉजिका नामक पुस्तक पर क्या करा, पब्लिश कराया, और इनका इस सिद्धांत लेमार्कवाद के नाम से प्रचलित हुआ। इन्होंने कौन सा बुक लिखा था, फिलोसफिक जूलॉजिका, और इन्होंने बताया कि जितने भी जीव जंतु होते हैं उन पे क्या होता है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है, और खुद को वातावरण के अनुकूल क्या करते हैं, ढालने लगते हैं, और इसके चक्कर में उनमें कुछ अंग जो है विकसित हो जाते हैं। जैसे अभी हम लोग ने जिराफ वाला एग्जाम्पल समझा, ठीक है। तो इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, उपार्जित अंग का सिद्धांत दिया था। उनमें 2 सिद्धांत दिया था, कौन कौन सा, जिस अंग का प्रयोग हम ज़्यादा करते हैं वो अगली पीढ़ी में ज़्यादा विकसित होती है, और जिस अंग का प्रयोग हम कम करते हैं वो अंग क्या होती है, छोड़ती जाती है, यानी लुप्त होते जाती है, खत्म होते जाती है। जिस अंग का प्रयोग हम ज़्यादा करते हैं उसके लिए इन्होंने कौन एग्जाम्पल दिया, जिराफ का, और जिस अंग का प्रयोग हम कम करते हैं वो खत्म होते जाती है, उसमें इन्होंने सांप का एग्जाम्पल दिया, ठीक। अब इसके बाद से क्या हम लोग बात करेंगे, किसकी, डार्विन की। किसकी बात करेंगे भाई, डार्विन की। डार्विन, इनका पूरा नाम क्या था, चार्ल्स डार्विन। क्या नाम था, चार्ल्स डार्विन। जो चार्ल्स डार्विन थे ये एक अंग्रेज प्राकृतिकवादी वैज्ञानिक थे। ये एक अंग्रेज प्राकृतिकवादी वैज्ञानिक थे। अगर हम बात करें चार्ल्स डार्विन की, तो ये कैसे वैज्ञानिक थे कि अंग्रेज प्राकृतिकवादी वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया था, माल्थस के जनसंख्या के सिद्धांत के अनुसार
जो चार्ल्स डार्विन थे वो एक अंग्रेज प्राकृतिकवादी वैज्ञानिक थे, यानी कि नेचुरलिस्ट थे। इन्होंने माल्थस के जनसंख्या के सिद्धांत के अनुसार इन्होंने बोला कि जनसंख्या बढ़ने पर, पॉपुलेशन बढ़ने पर, जनसंख्या बढ़ने पर पौधों व जंतुओं में जो चार्ल्स डार्विन थे वो अंग्रेज प्राकृतिकवादी वैज्ञानिक थे। इन्होंने माल्थस के जनसंख्या के सिद्धांत के अनुसार बताया कि जनसंख्या बढ़ने पर पौधों और जंतुओं में जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जनसंख्या बढ़ने पर क्या करना पड़ता है? पौधों व जंतुओं को जीवन के लिए क्या करना पड़ता है? संघर्ष करना पड़ता है। और इस संघर्ष में जो सबसे श्रेष्ठ होता है, सबसे योग्य होता है, सबसे उत्तम होता है, उसी का क्या होता है? चयन होता है। इस जीवन संघर्ष में जो सबसे योग्य होता है, ठीक है, सबसे योग्य होता है, उसी का क्या होता है? चयन होता है। उसी को नेचर क्या करती है? सेलेक्ट करती है। जो सबसे योग्य होता है, बेटर होता है, उसी को नेचर क्या करेगी? सेलेक्ट करती है। ठीक है। अगर डार्विन की बात की जाए तो इन्होंने 2 बुक लिखी थी। बुक का क्या नाम था? ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, यानी कि जाति की उत्पत्ति, और दूसरा बुक क्या था? नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सेलेक्शन, यानी कि प्राकृतिक चयन। इन्होंने क्या बताया? माल्थस के जनसंख्या के सिद्धांत के अनुसार बताया कि जनसंख्या बढ़ने पर पौधों और जंतुओं में क्या होती है? जीवन के लिए संघर्ष होता है। ठीक है। और इसमें जो सबसे योग्य होता है, सबसे श्रेष्ठ होता है, सबसे उत्तम होता है, उसी का क्या होता है? चयन होता है। यानी कि जो सबसे बेटर होगा, जो नेचर के लिए सबसे बेटर होगा, नेचर क्या करती है? उसको सेलेक्ट करती है। और इनके बुक का क्या नाम था? ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, यानी कि जाति की उत्पत्ति, और दूसरा नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि प्राकृतिक चयन। इनके बुक का क्या नाम था भाई? ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, और दूसरा नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन ने बीगल नामक जहाज पर पूरी दुनिया का भ्रमण किया था। किस जहाज पर? बीगल नामक जहाज पर पूरी दुनिया का भ्रमण किया था, सैर किया था। और इन्होंने अलग अलग जीव जंतुओं पर क्या किया? रिसर्च किया। डार्विन की अगर बात करें तो इन्होंने बीगल नामक जहाज पे पूरी दुनिया का क्या किया था? भ्रमण किया था, सैर किया था। और इन्होंने जितने भी जीव जंतु होते हैं उसके ऊपर क्या किया? रिसर्च किया। और उन्होंने देखा कि जो पक्षी होती हैं, जो पक्षियाँ होती हैं, वो आपस में क्या करती हैं? बात करती हैं। जो पक्षी होती हैं वो आपस में क्या करती हैं? बात करती हैं। और पक्षी जिस भाषा में बात करती हैं उसे हम लोग फिंच कहते हैं। क्या कहते हैं? फिंच कहते हैं। जो पक्षी होती है, जिस भाषा में बात करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फिंच कहते हैं। डार्विन ने बीगल नामक जहाज पे पूरी दुनिया का क्या किया था भाई? भ्रमण किया था। और वहाँ पे उन्होंने अलग अलग जीव जंतु पे क्या किया? रिसर्च किया। और देखा कि जो पक्षियाँ होती हैं वो आपस में क्या करती हैं? बात करती हैं। और पक्षियाँ जिस भाषा से बात करती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? फिंच कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? फिंच कहते हैं। और डार्विन ने बताया कि जितने भी जीव होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनमें संतान उत्पत्ति की अपार संभावना होती है। क्या बताया?
संतान उत्पत्ति की यहाँ पे डार्विन ने क्या बताया कि जितने भी जीव जंतु होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें संतान उत्पत्ति की अपार संभावना होती है। क्या होती है? संतान उत्पत्ति की अपार संभावना होती है। जैसे कि मछली अपने पूरे जीवन काल में करोड़ों अंडे देती है। जैसे जो मछली होती है वो क्या करती है? अपने जीवन काल में करोड़ों अंडे देती है, लेकिन सारे अंडे में से मछली निकल जाए तो क्या होगा? पूरा समुद्र ही भर जाएगा। या जो मुर्गी होती हैं अपने जीवन काल में ये भी क्या करती हैं? करोड़ों अंडे देती हैं, लेकिन सारे अंडे में से अगर मुर्गी निकल जाए तो क्या होगा? जमीन में पैर रखने का जगह ही नहीं बचेगा। वैसे ही मादा एस्केरिस की बात करें हम लोग, अगर बात करें मादा एस्केरिस की, ये अपने जीवन काल में 2.5 करोड़ अंडे देती हैं। कितने अंडे देती हैं? 2.5 करोड़ अंडे देती हैं। वैसे ही अगर बात करें सीप की, तो ये अपने एक जनन काल में 10 लाख अंडे देते हैं। कितने लाख? 10 लाख अंडे देते हैं, लेकिन सारे अंडे क्या होते हैं? नहीं बचते। जो सबसे श्रेष्ठ होता है, जब सबसे योग्य होता है, वही क्या होता है? बचता है। ठीक है, तो इनको क्या करना पड़ता है? डार्विन ने क्या बताया? संतान उत्पत्ति की अपार संभावना होती है, लेकिन संतान उत्पत्ति के बाद इन्हें क्या करना पड़ता है? जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जीवन संघर्ष करना पड़ता है, और इस जीवन संघर्ष में जो बचता है वही अगली पीढ़ी में जाएगा। ठीक है, इस जीवन संघर्ष में जो बचेगा वही क्या होगा? अगली पीढ़ी में जाएगा। डार्विन ने क्या बताया कि जितने भी जीव जंतु होते हैं उनमें संतान उत्पत्ति की अपार संभावना होती है। जैसे मादा एस्केरिस अपने पूरे जीवन काल में 2.5 करोड़ अंडे देती है। सीप जो होते हैं अपने जनन काल में, एक जनन काल में 10 लाख अंडे देते हैं, लेकिन संतान उत्पत्ति के बाद इन्हें क्या करना पड़ता है? जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और इस जीवन संघर्ष में जो बचता है वही क्या होता है? अगली पीढ़ी में जाता है। फिर हम बात करेंगे इस जीवन संघर्ष की। तो ये जीवन संघर्ष जो होता है, स्ट्रगल जो होता है, ये 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप का होता है? कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भाई? 3 प्रकार का होता है। ये जो संघर्ष होता है, तीन प्रकार का होता है। एक अंतःजातीय संघर्ष, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इंट्रा स्पेसिफिक अंतःजातीय संघर्ष, यानी कि इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। क्या होता है? पहला अंतःजातीय स्ट्रगल मतलब संघर्ष, यानी कि इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। दूसरा होता है अंतजातीय संघर्ष। ध्यान देना, एक है अंतःजातीय, दूसरा है अंतजातीय संघर्ष। इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल, क्या इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। थर्ड है वातावरणीय संघर्ष। वातावरणीय संघर्ष यानी कि इन्वायरमेंटल स्ट्रगल। इन्वायरमेंटल स्ट्रगल। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया? जो संघर्ष होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। अंतःजातीय संघर्ष यानी कि इंट्रा स्पेसिफिक, दूसरा अंतर्जातीय संघर्ष यानी कि इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल, थर्ड वातावरणीय संघर्ष यानी कि इन्वायरमेंटल स्ट्रगल। तो अब ये तीनों क्या होते हैं इसको हम लोग एक एक करके यहाँ पे समझ लेंगे। तो अगर बात करें अंतःजातीय स्ट्रगल की, संघर्ष की, यानी कि इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल की, तो इसमें क्या होता है? इसमें एक ही जाति के बीच में क्या होता है? संघर्ष होता है। अगर हम बात करें इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल की, अंतःजातीय संघर्ष की, तो इसमें एक ही जाति के बीच में क्या होता है? संघर्ष होता है।
एक ही जाति के मध्य क्या होता है, संघर्ष होता है। एक ही स्पेसिस के बीच में क्या होता है, स्ट्रगल होता है। अगर हम बात करें अंतः जातीय संघर्ष की, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल की, तो इसमें क्या होता है, एक ही स्पेसिस के यानी जाति के बीच में संघर्ष होता है। जैसे अगर हम बात करें एक शेर की, ठीक है, अगर हम बात करें एक शेर की, तो एक जंगल में क्या है, बहुत सारे शेर होते होंगे, ठीक है, एक जंगल में क्या है, बहुत सारे शेर होते हैं, ठीक। और इन सारे शेर का डिमांड क्या होता है, एक ही होता है। क्या होता है भाई, कि इनको शाकाहारी जीवों को मार के खाना है। अगर हम बात करें शेर की, तो एक जंगल में बहुत सारे शेर होंगे, एक जंगल में क्या होंगे, बहुत सारे शेर होंगे, और इन सभी शेरों का डिमांड क्या होगा, एक ही होगा। क्या होगा, कि इन्हें शाकाहारी जीवों को मारकर क्या करना है, खाना है। तो इनमें विवाद क्या होगा, ज़्यादा होगा। इन शेर में विवाद क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि इनका डिमांड क्या है, एक ही है। इनका आवास क्या है, एक ही है। इनका फूड चेन भी क्या है, एक ही है। तो इनमें शेर में विवाद क्या होगा, ज़्यादा होगा। आधे तो मार पीट के अपने को क्या कर लेंगे, खा लेंगे, ठीक है। तो शेर में क्या होगा, यहाँ पे विवाद ज़्यादा होगा। तो इस तरह के स्ट्रगल को, इस तरह के संघर्ष को हम लोग क्या कहते हैं, अंतः जातीय संघर्ष कहते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, एक ही जाति के मध्य क्या होता है, संघर्ष होता है। जैसे यहाँ पे शेर का क्या होगा, डिमांड एक ही होगा, आवास एक ही होगा, फूड चेन एक ही होगा। तो यहाँ पे शेर में क्या होगा, शेर में क्या होगा, यहाँ पे विवाद भी ज़्यादा होगा। फिर सेकेंड है इसमें क्या, अंत जातीय संघर्ष, यानी कि इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। सेकेंड क्या है, अंत जातीय संघर्ष। अगर हम बात करें इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल की, तो इसमें क्या होता है, इसमें अलग अलग जाति के बीच संघर्ष होता है, अलग अलग स्पेसिस के बीच क्या होता है, संघर्ष होता है। इसमें क्या होता है, अलग अलग जाति के बीच, अलग अलग स्पेसिस के बीच संघर्ष होता है। जैसे कि, और ये क्या होता है, अंतः जातीय की तुलना में कम घातक होता है। अंतः जातीय की तुलना में क्या होता है, ये कम घातक होता है। अंतः जातीय संघर्ष इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल में क्या होता है, अलग अलग स्पेसिस के मध्य, अलग अलग जाति के मध्य क्या होता है, संघर्ष होता है। और ये अंतः जातीय संघर्ष के तुलना में क्या होता है, कम घातक होता है। जैसे मान लो अगर एक बात करें कुत्ते की, ठीक है, बात करें अगर हम डॉग की, मान लो जो डॉग है वो किसी गड्ढे में या किसी तालाब में, छोटे से तालाब, बड़े से तालाब में क्या करने जा रहा है, पानी पीने जा रहा है। जिस तालाब में क्या हो, मगरमच्छ भी है, तो मगरमच्छ क्या करेगी, उस कुत्ते को पकड़ के क्या करेगी, खा लेगी। लेकिन वही जो कुत्ता है वो छोटे तालाब में जाए, छोटे से गड्ढे में जाए जिसमें मगरमच्छ ना हो, तो कुत्ता क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो इस तरह के संघर्ष को हम लोग क्या कहते हैं, अंतः जातीय संघर्ष कहते हैं, यानी कि इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल कहते हैं। या मान लो गाय है, बड़े तालाब में जा रही है जिसमें मगरमच्छ है, तो मगरमच्छ क्या करेगा, गाय को पकड़ के खा लेगा। लेकिन वही गाय क्या कर रही है, छोटे से तालाब में जा रही है पानी पीने के लिए, जहाँ पे क्या हो, मगरमच्छ नहीं हो, तो गाय क्या हो जाएगी, बच जाएगी। तो इस तरह के स्ट्रगल को क्या कहते हैं, इस तरह के संघर्ष को अंत जातीय संघर्ष कहते हैं, यानी कि इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल कहते हैं। थर्ड क्या है, वातावरणीय संघर्ष। सबसे ज़्यादा जान जो है इसी संघर्ष के वजह से, इन्वायरमेंट स्ट्रगल के वजह से ही जीव जंतुओं की जाती है। इसमें क्या होता है, मान लो बाढ़ आ गया, सूखा पड़ जाए, कोई आपदा आ जाता है, जिसके कारण बहुत सारे जीव जंतु क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, मारे जाते हैं। अगर हम बात करें ऊँट की, ठीक है, कहाँ रहते हैं, कश्मीर में रहते हैं। और कश्मीर में सबको पता है ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो यहाँ पे ऊँट के मान लेते हैं कि 6-7 बच्चे थे, ठीक है, क्या थे, 6-7 बच्चे थे। इनमें किसी का बाल क्या था, ज़्यादा घना था और किसी का कम घना था। तो जिसका ज़्यादा घना था वो तो क्या करेंगे, ठंडी को बर्दाश्त कर लेंगे और बच जाएंगे। और लेकिन जिसका कम घना रहता है, जिसमें बाल क्या होता है, कम होता है, वो क्या करेंगे, ठंडी की वजह से उनको ठंडी मार देगी, ठंडी की वजह से क्या हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। इस तरह के संघर्ष को हम लोग क्या कहते हैं, वातावरणीय संघर्ष कहते हैं। या बात करें राजस्थान की, उसमें क्या होता है, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे 2 तरह के ऊँट पाए जाते थे पहले, एक तो बिना बाल वाले, एक बाल वाले। तो जो बाल वाले होंगे गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण उनकी क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी, मर जाएंगे। और जिनके बाल नहीं होंगे वो क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह के स्ट्रगल को हम लोग क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल स्ट्रगल कहते हैं। तो इतना आप लोग को समझ में आएगा। तो यहाँ पे जीवन संघर्ष मैंने क्या बताया, 3 टाइप्स की होती हैं, अंतः जातीय स्ट्रगल,
संघर्ष यानी कि इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, दूसरा अंतर्जातीय संघर्ष यानी कि इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल, और थर्ड वातावरणीय संघर्ष यानी कि इन्वायरमेंटल स्ट्रगल। यहाँ पे ये तीनों आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके आगे का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।